नमस्कार, एएनबी न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं राजधानी लाइव और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। राजधानी लाइव में आज हम बात करेंगे देश की राजधानी चंडीगढ़, राजधानी देहरादून, राजधानी पटना, राजधानी लखनऊ, राजधानी रायपुर और राजधानी मुंबई की। विस्तार से चर्चा करने से पहले दिखाते हैं आपको 6 तस्वीरें। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर पहली तस्वीर राजधानी चंडीगढ़ से। पंजाब और हरियाणा के किसानों ने कृषि विधेयकों के खिलाफ शांतिपूर्ण ढंग से लंबी लड़ाई लड़ने का मन बना लिया है और इसके लिए अब वे 25 सितंबर के पंजाब बंद का सफल बनाने की रणनीति में जुट चुके हैं। अब रुख करते हैं राजधानी देहरादून का। संसद में किसान विधेयक बिल पास होने के बाद से विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है, लिहाजा कांग्रेस देशव्यापी प्रदर्शन करने जा रही है। तो वहीं इसी कड़ी में उत्तराखंड कांग्रेस भी प्रदेश में देशव्यापी प्रदर्शन करेगी। तीसरी तस्वीर राजधानी पटना से। बिहार ने सियासी गहमा गहमी के बीच नीतीश सरकार के मंत्री ने अटपटा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर मैं हार गया तो क्षेत्र में अकाल पड़ना तय है। चौथी तस्वीर है राजधानी लखनऊ से। प्राइवेट अस्पतालों ने कोरोना वायरस के नाम पर लूट मचा रखी है। कोरोना के नाम पर लाखों रुपए फीस वसूलने वाले इन अस्पतालों की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब रुख करते हैं राजधानी रायपुर का। नियमितीकरण की मांग को लेकर हड़ताल कर रहे संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों पर गाज गिरनी शुरू हो चुकी है। छत्तीसगढ़ सरकार ने संघ समेत 50 से ज्यादा कर्मचारियों को बर्खास्त और एफआईआर के आदेश दे दिए हैं। और अब छठी और आखिरी तस्वीर राजधानी मुंबई से। आज के दौर की चर्चित अभिनेत्री दीपिका पादुकोण सहित 4 अभिनेत्रियों को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ड्रग्स के मामले में पूछताछ के लिए बुलाया है। दीपिका से 25 को मुंबई में एनसीबी कार्यालय में पूछताछ की जा रही है। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा हमारे खास कार्यक्रम राजधानी लाइव में। सबसे पहले बात करते हैं चंडीगढ़ की। पंजाब और हरियाणा के किसानों ने कृषि विधेयकों के खिलाफ शांतिपूर्ण ढंग से लंबी लड़ाई लड़ने का मन बना लिया है और इसके लिए अब वे 25 सितंबर के पंजाब बंद का सफल बनाने की रणनीति में जुट भी चुके हैं। किसानों ने साफ कर दिया है कि वे कृषि विधेयकों को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन आंदोलन को उग्र बनाकर सरकार और पुलिस प्रशासन से कोई पंगा भी नहीं लेंगे। फिलहाल उनका असल लक्ष्य इन विधेयकों को वापस करवाना है। किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य सतनाम सिंह बहेरू ने पटियाला में कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों को फुसलाने के लिए एमएसपी में जो बढ़ोतरी की वो बेहद ही मामूली है। ये ऐलान किसानों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। तो 25 सितंबर को भारत बंद का आह्वान जो है वो किया गया है। हालांकि कृषि विधेयकों के खिलाफ शांतिपूर्ण ढंग से लड़ाई लड़ने का किसानों द्वारा मन बनाया गया है। अब वे 25 सितंबर के पंजाब बंद का सफल बनाने की रणनीति में जुट चुके हैं। किसानों ने यह साफ कर दिया है कि वे कृषि विधेयकों को बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे और इसी बाबत उन्होंने अपने आंदोलन के लिए 25 सितंबर की तारीख जो है उसका ऐलान कर दिया है। हालांकि फिलहाल उनका असल लक्ष्य इन विधेयकों को वापस करवाना है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त चंडीगढ़ से हमारे विशेष संवाददाता विनीत कपूर लाइव जुड़ चुके हैं। विनीत, आज किसानों का रेल रोको आंदोलन है। पंजाब आने जाने वाली सभी ट्रेनें रद्द कर दी गई है। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब ने आज से 26 सितंबर तक 48 घंटों के लिए राज्य भर में रेल रोकने का फैसला लिया है। तो वहीं देश की 250 किसान मजदूर जत्थेबंदियों के आह्वान पर 25 सितंबर को पंजाब बंद का ऐलान किया गया है। किसान विरोधी ऑर्डिनेंस के खिलाफ किसानों की ओर से लगातार तीखे संघर्ष किए जा रहे हैं। क्या कुछ तमाम जानकारी है आज के लिए और 25 के लिए?
बिल्कुल, देखिए लोकेश, सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो जिस तरह से किसान खेतीबाड़ी जो बिल हैं उनके विरोध में पंजाब के अंदर जो किसान जत्थेबंदियां हैं लामबंद होती हुई नजर आ रही हैं। सीधे तौर पर जिस तरह से आज से 26 तारीख तक रेल रोको आंदोलन की जो चेतावनी दी गई थी, उसके मद्देनजर तकरीबन 10 के आसपास जो ट्रेनें हैं जो पंजाब के लिए चलती हैं उनको पूर्ण तौर पर रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखते हुए पंजाब से जो हरियाणा के जो बॉर्डर एरिया हैं उनको पूरी तरह से सील कर दिया गया है, ताकि किसान जो हैं वो हरियाणा से होते हुए दिल्ली की तरफ कूच ना कर सकें। इसके अलावा भी अगर बात करें तो पंजाब की विभिन्न पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं वो अब किसानों के समर्थन में आती हुई खड़ी हो रही हैं। सीधे तौर पर अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो आज आम आदमी पार्टी जो है वो किसानों के समर्थन में एक रोष मार्च निकालने वाली है। मनुष्य चेन बनाकर, यानी मानव चेन बनाकर ये प्रदर्शन किया जाएगा और पूरे पंजाब में सभी जो जिला मुख्यालय हैं वहां पर यह प्रदर्शन होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा 25 तारीख की बात करें तो कल पंजाब बंद के साथ साथ भारत बंद का भी आह्वान किया गया है। यानी सीधे तौर पर केंद्र पर दबाव बनाने का प्रयास जहां लोकसभा के अंदर विपक्षी पार्टियों के जो सांसद हैं वो करते नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सड़क के ऊपर किसान और पॉलिटिकल पार्टियों की जो हैं वो लगातार विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं कि तुरंत प्रभाव से ये जो बिल पास किए गए हैं इनको वापस लिया जाए। जी विनीत, कृषि बिल के खिलाफ पंजाब हरियाणा में आंदोलन जो है वो तो तेज हो चुका है और इस बिल के विरोध में कैबिनेट मंत्री हरसिमरत कौर ने इस्तीफा दे दिया था। कल की अगर बात करें तो अमृतसर में कांग्रेस पार्टी की ओर से भी प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने सड़कों पर उतरकर किसान बिल के विरोध में हुंकार भरी थी और विरोध के सबसे तीखे स्वर पंजाब और हरियाणा से उठ रहे हैं। किसान संगठन के साथ साथ यहां कई राजनीतिक दलों की ओर से एकजुटता जो है वो किसानों के साथ दिखाई दे रही है। 25 सितंबर को कितने किसान संगठन और कितने दलों के एकजुट होने की खबरें सामने आ रही है? देखिए 25 सितंबर की बात करें तो 25 सितंबर को पंजाब की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जितने भी पंजाब के अंदर संगठन है, जितनी भी भारतीय किसान यूनियन की जत्थेबंदियां हैं, वो सभी जो हैं सड़कों पर नजर आएंगी और इनको सीधे तौर पर व्यापारियों का भी पंजाब के अंदर समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। व्यापारी भी जो है वो कहीं ना कहीं इन किसानों के साथ खड़े होते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा आड़ती एसोसिएशन की बात करें वो किसानों के साथ खड़े होते नजर आ रहे हैं और सारे ही इन बिलों को कहीं ना कहीं काला कानून बता रहे हैं। सीधे तौर पर कह रहे हैं कि किसानों का जो ये मौत का वारंट केंद्र की मोदी सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा में पास किया, उसको किसी भी सूरत में जो है कहीं ना कहीं लागू नहीं होने दिया जाएगा। इसी वजह से हर कोई किसानों के साथ आता हुआ खड़ा हो रहा है। और इसमें अगर हम पॉलिटिकल पार्टियों के अलावा पंजाबी गायकों की बात करें तो पंजाब के अंदर तो पंजाबी गायक जो हैं वो भी कहीं ना कहीं किसानों के समर्थन में उतरते हुए नजर आ रहे हैं और उनको लामबंद होने का आह्वान करते हुए नजर आ रहे हैं। कल एक बड़ा प्रदर्शन होने वाला है, उससे पहले आज एक बड़ा प्रदर्शन होने वाला है और विभिन्न पार्टियां जो है वो दिल्ली कूच करने की रणनीति बनाती नजर आ रही हैं कि लोकसभा का घेराव किया जाए। कल भी एक इसी तरह का प्रदर्शन होता हुआ नजर आया जिसमें लोक इंसाफ पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, जो विधायक थे, वो दिल्ली कूच करना चाहते थे लेकिन उनको हरियाणा बॉर्डर पर रोक लिया गया, पानी की बौछारें उनके ऊपर की गई। इसी तरह का माहौल जो है आज भी कई स्थानों पर देखने को मिल सकता है। लेकिन देखने वाली बात रहेगी कि इन प्रदर्शनों का केंद्र की मोदी सरकार पर क्या प्रभाव पड़ता नजर आता है, क्योंकि मोदी सरकार अभी भी मानने को तैयार नहीं है कि ये जो बिल पास किए गए हैं ये किसान को बदहाली की तरफ लेकर आएंगे। वो अभी भी कह रहे हैं कि इससे किसान को स्वतंत्रता मिलेगी, किसान इस बिल के माध्यम से कहीं भी अपनी फसल बेच सकता है, उसकी आय में भी वृद्धि होगी। यानी मोदी सरकार अभी भी मानने को तैयार नहीं है। लेकिन जिस तरह से बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं, बड़े रोष मुजाहरे हो रहे हैं, इनका प्रभाव क्या पड़ेगा ये आने वाला समय बता पाएगा। तो भारत बंद को सफल बनाने के लिए तमाम जो किसान हैं वो एकजुट हो रहे हैं, तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट हो रही है, तो साथ ही साथ पंजाब के जो लोक गायक है वो भी यहां पर एक साथ नजर आ रहे हैं। लेकिन केंद्र की सरकार जो है फिलहाल इस पर किसी भी तरह का रुख जो है वो स्पष्ट नहीं कर रही। धन्यवाद विनीत तमाम जानकारी देने के लिए और हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। संसद में किसान विधेयक बिल पास होने के बाद से विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है, लिहाजा कांग्रेस देशव्यापी प्रदर्शन करने जा रही है। तो वहीं इसी कड़ी में उत्तराखंड कांग्रेस भी प्रदेश में देशव्यापी प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की अध्यक्षता में पूरे प्रदेश भर में कांग्रेस सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेगी। आपको बता दें, पूरे देश में किसान बिल को लेकर विपक्ष जमकर हंगामा काट रहा है, लिहाजा उत्तराखंड में विधानसभा सत्र के दौरान भी कांग्रेसी और आम आदमी पार्टी ने किसान बिल को लेकर सरकार को जमकर कोसने का काम किया है।
कांग्रेस ने विधानसभा सत्र के दौरान ट्रैक्टर में बैठकर किसान बिल का विरोध किया था, जिसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह और तमाम कांग्रेसी नेता को बीच रास्ते पुलिस ने रोक लिया, जिसके बाद वह धरने पर बैठकर इस बिल का विरोध जता रहे हैं। तो आपको बता दें, देश भर के साथ साथ जिस तरह से पंजाब और हरियाणा की हमने आपको बातें बताई, और अगर हम यहां पर उत्तराखंड की बात करें तो यहां भी कांग्रेस देशव्यापी प्रदर्शन करने जा रही है, और इसी कड़ी में उत्तराखंड कांग्रेस भी प्रदर्शन करने जा रही है, और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की अध्यक्षता में पूरे प्रदेश भर में कांग्रेस सरकार के खिलाफ हल्ला बोलती नजर आएगी। और देहरादून से इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ प्रतीक पाठक जुड़ चुके हैं। प्रतीक जी, कृषि विधेयकों का अब सड़क पर विरोध होना है। किसान संगठनों ने 25 सितंबर को भारत बंद का ऐलान कर दिया है और विपक्ष ने इसे समर्थन भी दिया है। कृषि बिल को लेकर विपक्ष जो है वो लगातार सरकार पर हमलावर है। उत्तराखंड कांग्रेस ने सरकार द्वारा लाए जा रहे इस बिल पर सवाल उठाए हैं, और जिस तरह से कल विधानसभा सत्र के दौरान भी कांग्रेसी और आम आदमी पार्टी ने किसान बिल को लेकर सरकार को जमकर कोसने का काम किया, क्या लगता है कौन काटेगा कृषि कानूनों की चुनावी फसल को? बिल्कुल बिल्कुल लोकेश, जिस तरीके से अगर देख रहे हैं प्रदर्शन कांग्रेस की तरफ से होना है। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी, उनके आह्वान पर पूरे देश में ये प्रदर्शन होना है। इसी कड़ी में उत्तराखंड में भी प्रदर्शन देखने को मिलेगा। साथ ही आपको बता दूं, कल विधानसभा का सत्र था। पूरा विधानसभा को घेरने का काम कांग्रेस एवं आम आदमी पार्टी ने किया। बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी भी लगातार इसको लेकर प्रदर्शन कर रही। तो वही कांग्रेस भी कल विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह और तमाम सारे जो विधायक हैं कांग्रेस के, वो कहीं ना कहीं विधानसभा सत्र के दौरान पहुंचे। उन्होंने रास्ते में ही ट्रैक्टर से निकलकर वो विधानसभा सत्र के लिए जा रहे थे, जहां पर पुलिस ने उनको रास्ते में रोका। साथ ही जबरन उन्होंने फिर विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा के अंदर जाकर ट्रैक्टर से अपने आप को प्रदर्शन कर विरोध जताया है। किसानों के खिलाफ लगातार जिस तरीके से अगर कांग्रेस कहती नजर आ रही है कि ये काला कानून किसानों के खिलाफ है, तो लगातार जो प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं, इसी कड़ी में आज भी प्रदेश में प्रदर्शन कांग्रेस करने जा रही है। तमाम जिले हैं, जो 13 जिलों में लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रीतम सिंह प्रदेश अध्यक्ष की अध्यक्षता में ये प्रदर्शन करने जा रहे हैं। और लगातार जिस तरीके से अगर देखा जाए तो बड़ी समस्या सरकार के लिए भी बनती जा रही है। इसी के विरोध में 25 तारीख को किसान यूनियन के भी लोग प्रदर्शन करते नजर आएंगे। जी प्रतीक, प्रधानमंत्री से लेकर कृषि मंत्री तक सभी लगातार सफाई पर सफाई दे रहे हैं कि एमएसपी जो है वो कायम रहेगी, जो मंडियां हैं वो बंद नहीं होगी। लेकिन किसान संगठन और राजनीतिक पार्टियां जो है वो किसानों के लिए तीनों बिलों को काला कानून बता रही है। कृषि बिल को लेकर विपक्ष किस तरह से सरकार पर हमलावर है उत्तराखंड में? बिल्कुल लोकेश, लगातार जिस तरीके से किसानों के बिल को लेकर कांग्रेस मुखर होती नजर आ रही है, तो वही बीजेपी के अगर प्रदेश अध्यक्ष की मैं अगर बात करूं तो बंशीधर भगत ने ही कल एक प्रेस वार्ता की थी, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर किसानों को गुमराह करने की बात की थी कि कांग्रेस लगातार किसानों को गुमराह कर रही है, जबकि ये किसानों के हित में है। एमएसपी की अगर बात की जाए तो एमएसपी का हक किसानों को मिलेगा। एमएसपी बढ़ाने की भी बात सरकार की तरफ से की जा रही है, और साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि विपक्ष इस पर कहीं ना कहीं अपनी राजनीति करती नजर आ रही है। और इस पर खासकर कांग्रेस लगातार इस पर कहीं ना कहीं ये कहती भी नजर आ रही है ये काला कानून है और ये किसानों के हित में नहीं है, ये पूंजीपतियों के हित में है। तो लगातार आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। एक तरफ बीजेपी अपने आप को स्वच्छता बताते हुए किसान के हित की बात कर रही है, तो वही कांग्रेस ये कहती नजर आ रही है कि हम किसानों के हित की बात कर रहे हैं, इसलिए सड़कों पर लगातार उतर रही है। ऐसे में कोरोना की जिस तरीके से हालात हैं, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं सड़कों पर उतरकर किसान के लिए कांग्रेस लगातार मुखरता के साथ काम करती नजर आ रही है, और लिहाजा आज भी यही प्रदर्शन देखने को प्रदेश में मिलने वाला है। जी प्रतीक, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि सरकार पर लगातार हमलावर है विपक्षी पार्टियां, और आने वाले दिन की बात करें 25 की या फिर आज की हम बात कर ले तो देशव्यापी प्रदर्शन है कांग्रेस द्वारा, तो सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा क्या लगता है कितनी बड़ी चुनौती है?
बिल्कुल लोकेश, कोरोना काल है और ऐसे में कहा जाता है कि सोशल डिस्टेंस का पालन करना बेहद जरूरी है। कल भी विधानसभा सत्र के दौरान जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के ने अगर देखा जाए तो सोशल डिस्टेंस की जो धज्जियां उड़ाई है, उसके बाद उन लोगों पर मुकदमा भी दर्ज हुआ है। बैरिकेडिंग लगाकर विधानसभा सत्र के बाहर उनको रोका गया था, जिसके बाद देर शाम खबर आई कि दर्जनों सैकड़ों मुकदमे आम आदमी पार्टी के ऊपर भी हुए हैं। खासकर अगर कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस के ऊपर भी तमाम ऐसे मुकदमे दर्ज हैं, चाहे प्रीतम सिंह प्रदेश अध्यक्ष हों, तमाम उनके जो विधायक हों या फिर कार्यकर्ता हों। लॉकडाउन को लेकर, अनलॉक को लेकर कहीं ना कहीं लगातार मुकदमे उनके दर्ज हो रहे हैं। ऐसे में आज भी ये प्रदर्शन जारी है और इस प्रदर्शन को लेकर कहा जा सकता है कि एक राजनीति को बनाने का काम कांग्रेस करती नजर आ रही है, चाहे फिर आम आदमी पार्टी, तमाम विपक्षी पार्टी इसको कहीं ना कहीं किसान हित को लेकर सड़कों पर उतरने की बात कर रही है। तो इसमें बीजेपी लगातार अब इस बात पर आरोप लगा रही है, कोरोना काल में जिस तरीके से प्रदेश की स्थितियां खराब है, उसके बावजूद भी मुकदमा दर्ज कहा जा सकता है कि किसान लगातार इस पर लापरवाही, किसानों के हित की जो बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस लगातार राजनीति करती नजर आ रही है। तो फिलहाल आरोप और प्रत्यारोप का लगातार दौर जारी है और इसी कड़ी में आज भी प्रदर्शन जो होना है, तो कहा जा सकता है कोरोना काल में प्रशासन को बड़ी मशक्कत के साथ इन चीजों को समझना होगा और उनको रोकना होगा। हो सकता है आज भी कई मुकदमे दर्ज हो किसान के ऊपर, यानी कि कांग्रेस के ऊपर, या फिर आम आदमी पार्टी जो प्रदर्शन करती है तो उसके ऊपर भी तमाम मुकदमे दर्ज होंगे। जी बिल्कुल, तो कृषि बिल को लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप जो है वो जारी है और इसी सियासी गहमा गहमी के बीच में सरकार पर विपक्ष जो है वो भी हमलावर है। धन्यवाद प्रतीक तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। बिहार ने सियासी गहमा गहमी के बीच नीतीश सरकार के मंत्री ने अटपटा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि अगर मैं हार गया तो क्षेत्र में अकाल पड़ना तय है। तो वहीं मंत्री जी के बयान पर तंज कसते हुए विपक्ष ने कहा कि मंत्री जी ने अगर क्षेत्र का विकास कर दिया होता तो फिर उन्हें जनता को धमकाने की जरूरत नहीं पड़ती। दरअसल बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व मंत्री बृजकिशोर बिंद, जो कि कैमूर जिले के चैनपुर विधानसभा के बीजेपी विधायक हैं, इन दिनों चुनाव के मद्देनजर लगातार क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और इसी बीच मंत्री जी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ही तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें वो जनता से ये कहते दिखाई देते हैं, जब से मैं चैनपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक बना हूं तब से इस क्षेत्र में अकाल नहीं पड़ा। अगर इस बार मैं हार गया तो फिर क्षेत्र में अकाल पड़ना तय है। वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों तेजी के साथ वायरल हो रहा है। मंत्री जी के इस बयान के सामने आने के बाद सूबे की सियासत गरमा चुकी है, जबकि सत्ता ने नशे में धुत मंत्री जी को यह याद भी नहीं कि उन्होंने अपने क्षेत्र के किस गांव में यह बात बोली है। तो नीतीश सरकार के ये मंत्री हैं। इन बार जब ले विधायक बनी बड़ा पहलवा अकाल पड़ जाता, धरवा नहीं सुखा जाता। तो हमरे विधायकी में लक्षणियों होला ना, इतना बरखा बरसत केहू के धान मरल है जाता, तो हम हरली तो इन जगह काले पड़। तो आपको बता दें, नीतीश सरकार के मंत्री ने इस तरह का अटपटा बयान जो है वो दिया है। बिहार ने सियासी गहमा गहमी के बीच में नीतीश सरकार के मंत्री ने अटपटा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर मैं हार गया तो क्षेत्र में अकाल पड़ना तय है। मंत्री जी के बयान पर तंज कसते हुए विपक्ष ने भी इस पर पलटवार किया है। विपक्ष ने कहा कि मंत्री जी ने अगर क्षेत्र का विकास किया होता तो फिर उन्हें जनता को इस तरह से धमकाने की जरूरत नहीं पड़ती। दरअसल बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व मंत्री बृजकिशोर बिंद, जो कि कैमूर जिले के चैनपुर विधानसभा के बीजेपी विधायक हैं, उन्होंने इस तरह का अटपटा बयान दिया है। और इस खबर पर ज्यादा चर्चा करने के लिए इस वक्त बिहार से हमारे संवाददाता मिथिलेश मिश्रा लाइव जुड़ चुके हैं। मिथिलेश, नीतीश सरकार के मंत्री जी ने तो हद ही कर दी। अपने बयान में वो कहते हुए नजर आते हैं कि अगर मैं चुनाव हार गया तो क्षेत्र में अकाल पड़ना तय है। अब इसे बीजेपी एमएलए की धमकी माना जाए या पहले भी ये मंत्री जी इस तरह के अजब गजब बयान देते रहे हैं? इनकी जो अभी बयान तौर पे कहा जा सकता है कि चैनपुर विधानसभा के विधायक रहे हैं और बीजेपी की सीट से खड़े होकर के उम्मीदवार जीत करके गए हैं यहाँ से और मंत्री भी बने हैं। लेकिन सबसे आश्चर्य की बातें हैं कि इन तरीके का जो बयान उनकी बाहर में आ रहे हैं, ये अजीब तरीके का और अटपटा तरीके का सीधे तौर पे कह सकते हैं।
आपको इनके पूर्व की बातें मैं बता देता हूँ कि ये जो मंत्री हैं बिहार सरकार खान एवं भूतत्व तो मंत्री हैं, लेकिन मैं पिछले बार में हम लोगों ने एक खबर भी चलाया था कि एक ऐसी गांव है जहां पर विकास कोष से जुड़ रहा है, 3-3 किलोमीटर की दूरी पे चलने के बाद में शहर की देखा जाता है और वो लोग पहाड़ के ऊपर में रहते हैं। तो आज तक उस क्षेत्र में भी वो नहीं गए थे। सीधे और तौर पे करते हैं कि जब अब उन्होंने ग्रामीणों से संपर्क करना शुरू किया, खास करके बीजेपी नेता ने तमाम अपनी वोट बैंक बनाने के जो उन्होंने प्रयास किया है, वहां पे उन्हें ये बात तो फील होती है कि हमें लगता है कि अगली बार वोट हमें नहीं मिल पाएगा। तो एक सीधे तौर पे क्योंकि वो लोग क्षेत्र है अशिक्षा का है, तो अशिक्षित जो लोग हैं उनके बीच में सबसे बड़ी भयावह जो डर पैदा करने की बात सामने में आ रही है कि वहां पे एक डर दी जा रही है ताकि उनमें जो उनकी वोट है वो वोट निकल जाए। तो अब उन्होंने सीधे तौर पे एक शब्द का उन्होंने अपने आप को अनावरण करके पेश किया कि अगर अब की बार मैं हार गया तो अकाल पड़ेगा। अब जब तक मैं कार्यकाल में रहा हूं तब तक किसी भी तरह का कोई भी अकाल यहाँ पर नहीं पड़ा है। तो अब ये सीधे तौर पे कह सकते हैं कि जो अशिक्षित लोग हैं जिनको बीच में जाकर के पूर्व से वे बैठा करते थे, जहां से उनको वोट बैंक मिला है, जहां से जीत सुनिश्चित करके मंत्री के पद पर सुशोभित हो गए, उन लोगों के बीच में जाकर के जब इस तरीके का अटपटा बयान दे रहे हैं, एक सोशल मीडिया पर जो वायरल होते चले जा रहे हैं। लेकिन जब मंत्री जी से इस बात को पूछताछ की गई कि क्या आपने इस तरह के बयान दिया, तो वो फिर सीधे तौर पे मुकर गए। लेकिन ये सोचनीय विषय है कि गांव की परिवेश मंत्री जी को तो ये भी याद नहीं है कि किस गांव में जाकर उन्होंने ये अटपटा बयान दिया है। मिथिलेश, जाहिर है मंत्री जी के इस बयान के सामने आने के बाद सूबे की जो सियासत है वो भी गर्मा चुकी होगी। क्या लगता है मंत्री जी को जनता को धमकाने की आखिर जरूरत ही क्यों पड़ गई? देखिए, पक्ष और विपक्ष की जो राजनीति है वो तो निश्चित तौर पे आए हाथ तो लेगा ही लेगा। सीधी तौर पे बातें करें कि बीजेपी का जो नेता है, जो कद्दावर नेता माने जाते हैं खास करके बीजेपी के खेमे के लिए, लेकिन उनकी ग्रामीण परिवेश की वातावरण जो अनुकूल होनी चाहिए था, वोट बैंक के अनुकूल होनी चाहिए थी, वो वहां पे उनकी जनाधार नहीं दिख पाता। ये सीधे तौर पे ग्रामीणों के बीच में जो शब्द का उन्होंने आंकलन किया, उन्होंने बताया सीधे कि अगर मैं अब की बार नहीं जीत पाया तो अकाल पड़ना सुनिश्चित है। ठीक है, अगर मैं 5 साल की बिहार चुनाव को लेकर नेता मंत्री जनता के सामने हाजिरी लगा रहे हैं और इनमें से कई अपने क्षेत्र में खदेड़े भी जा रहे हैं, तो कुछ दूसरे हथकंडे अपना रहे हैं। क्या लगता है कितना सही है इस तरह के बयान देना जबकि सरकार में है? जी देखिए, सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि अकाल जो शब्द का आंकलन करना ये उनकी बातें हो नहीं सकती है। प्राकृतिक आपदा कब आएगा ये सुनिश्चित करना किसी नेता के बस के बाहर की चीज है। लेकिन इन तमाम बातों पे अपने ग्रामीणों को भय दे देना और भय से उनकी वोट बैंक मांगना, अगर हमें जीत सुनिश्चित होता है तो मैं सीधे तौर पे आपको अकाल नहीं पड़ने दूंगा, ये निश्चित तौर पे ये कहना उनके लिए सही नहीं था। जिसको लेकर के विपक्ष के जो नेता है उन्होंने तंज भी कसा है कि अब ग्रामीणों के बीच में जाकर के बीजेपी के नेता अब भय देना शुरू कर दिए। तो ये सीधे तौर पे कह सकते हैं। वही आपको कैमूर का एक और भी मामला है, निरंजन राम है, वहां के विधायक हैं, मोहनिया विधानसभा क्षेत्र से जीत करके वो गए थे, उन्होंने भी यही किया है। 5 साल के अंतराल में कभी भी अपने क्षेत्रों में भ्रमण करने के लिए नहीं गए। अकोडी गोला में एक छोटी सी कार्यक्रम रखी गई थी और निरंजन राम को उस समय उन्हें बुलाया गया था। उन्होंने सीधे तौर पे यही कह दिया था कि छोटी मोटी जो भी कार्यक्रम होंगे उन कार्यक्रमों में मैं शरीक नहीं हो सकता। और जब वोट बैंक मांगने के लिए, वोट बैंक अपनी बढ़त बढ़ाने के लिए जब ग्रामीणों के पास जब जाते हैं तो उनकी बातों को याद दिलाई जाती है कि जब आप एक कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में आपने शिरकत नहीं किए और आपने यही शब्द का बयान दिया था कि मैं छोटे मोटे कार्यक्रम में संलग्न नहीं होता, मैं नहीं आ पाता, तो आज फिर क्यों आए हैं? और सीधे तस्वीरों में आप देख सकते हैं। मिथिलेश, यहाँ पर आपसे ये भी आप जानना चाहूंगा, इस अटपटे बयान के बाद क्या जेडीयू की तरफ से या फिर विपक्षी आरजेडी की तरफ से किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया जो है वो भी सामने आई है? देखिए, सीधे तौर पे अभी तो पक्ष विपक्ष की तो बातें सीधे अभी चल ही रहा है। जहां पे बीजेपी अपने तंज कसते हुए नजर आते हैं, जदयू के खेमे के सारे लोग, उस समय आप देख लीजिए गठबंधन की जो सरकार है जहां पे वो मौजूद है, तो वे लोग भी अपने तंज कसने में अभी छोड़ना नहीं चाहते, किसी भी परिस्थिति में नहीं चाहते। अब ले लीजिए चैनपुर विधानसभा क्षेत्र का मामला हो, चाहे मोहनिया विधानसभा क्षेत्र का मामला हो, खासकर मैं कैमूर की बातें उठा करके लेकर चलता हूँ, तो वहां पे
जिस तरीके से अभी सामने में की जा रही है, बीजेपी के नेता के साथ में जिस तरीके की बातें आ रही है, काल की बातें करी जा रही है, या सीधे तौर पे आप चलिए मोहनिया विधानसभा को लेकर के जिस तरीके से वहाँ के विधायक को बाहर की रास्ता दिखाया जा रहा है, गांव के बाहर की रास्ता चले जाइए उसकी रास्ता दिखाया जा रहा है, तो आप सीधे तौर पे कर सकते हैं कि राजनीतिक जो अभी आवरण है खास करके पक्ष और विपक्ष का, अभी तेजी से ये सारे बातें सामने में आने शुरू हो चुके हैं। अब सबसे अहम बात है कि वोट बैंक की दौर में वोट किसकी तरफ रुख करेगा, किसकी तरफ जनता रुझान लेगी, उसको लेकर के तय करना अभी बाकी है। लेकिन इन तमाम गतिविधियों के बीच में चाहे आपके पक्ष विपक्ष कोई भी हो, अपनी वोट बैंक बनाने में लगे हुए हैं। बिल्कुल, वोट बैंक की राजनीति में इस तरह के अटपटाए बयान जो है वो भी लगातार सामने आ रहे हैं। धन्यवाद मिथिलेश तमाम जानकारी देने के लिए। राजधानी लाइव में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। यहां पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद राजधानी लाइव में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए रुख करते हैं कुछ और राजधानी की खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो रोजाना यहां पर आंकड़ा 1000 या 1000 के आसपास रहता है। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहां पर स्वयं मुख्यमंत्री रहते हैं, मुख्यमंत्री के साथ साथ कैबिनेट और राज्य स्तरीय सभी मंत्रियों के कार्यालय और आवास हैं, ऐसे में राजधानी लखनऊ में प्राइवेट अस्पतालों ने कोरोना वायरस के नाम पर लूट मचा रखी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के 4 प्रमुख अस्पताल मेयो हॉस्पिटल, चंदन हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल, चरक हॉस्पिटल में कुल मिलाकर 48 कोरोना पॉजिटिव मरीज एडमिट किए गए। लेकिन हैरानी की बात है कि इन 48 के 48 मरीज की मौत हो गई। ऐसे में कोरोना के नाम पर लाखों रुपए फीस वसूलने वाले इन अस्पतालों की कार्यशैली पर सवाल खड़ा होता है। 48 मरीज की मौत की सूचना मिलते ही डीएम लखनऊ अभिषेक प्रकाश और कमिश्नर मुकेश मेश्राम तत्काल हरकत में आए और इन अस्पतालों का दौरा किया। तो साथ ही साथ इन अस्पतालों को नोटिस भी जारी कर दिया कि आखिर क्या कारण रहा कि इन मरीजों की मौत हुई है। तो आपदा को अवसर में बदलते प्राइवेट अस्पतालों में यह हाल देखने को मिला है कि जहां पर प्राइवेट अस्पतालों में मरीज भर्ती तो हुए, लेकिन 48 मरीजों की मौत की सूचना है। आपको बता दें, तमाम प्राइवेट अस्पतालों में 48 कोरोना पॉजिटिव मरीज एडमिट किए गए, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि इन 48 के 48 मरीजों की मौत हो गई। और ऐसे में
कोरोना के नाम पर लाखों रुपए फीस वसूलने वाले इन अस्पतालों की कार्यशैली पर सवाल खड़ा होता है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए लखनऊ से इस वक्त हमारे संवाददाता संजीव सिंह लाइव जुड़ चुके हैं। संजीव, अपने लिए ताली थाली बजवाने और दुनिया भर से तारीफें बटोर लेने के बाद डॉक्टर पुराने ढर्रे पर लौट आए हैं। मरीजों और उनके तीमारदारों के शोषण की जो कहानियां हैं वो नर्सिंग होम या फिर प्राइवेट अस्पताल सब जगह से बाहर आने लगी है। मौतें हो रही है, प्रदर्शन हो रहे हैं, पुलिस मुकदमा कर रही है, लेकिन डॉक्टर मान नहीं रहे। इस बीच आखिर क्या कारण रहा कि योगी सरकार में प्राइवेट अस्पताल जो है वो बेलगाम हो रहे हैं? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे लोकेश आपको बता दें, किस तरह से अगर यूपी की बात की जाए, उत्तर प्रदेश में जो कोरोना के मरीजों की संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। राजधानी लखनऊ की अगर बात, तो राजधानी लखनऊ में अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो आंकड़ा है वो 1000 के पार जा रहा है। अगर और भी जितने भी जिले हैं उनमें भी जो है मरीजों की संख्या लगातार जो है वो बढ़ती जा रही है। अगर प्राइवेट अस्पतालों की बात की जाए तो हाल ही में शिकायतें मिल रही थी, जो मरीज वहां पे एडमिट हो रहे हैं उनका बेहतर ढंग से जो है इलाज नहीं किया जा रहा। तो कहीं ना कहीं अभी हाल ही में जिस तरह से लखनऊ के जो डीएम है और जो कमिश्नर है वो मौके पे गए थे। मेयो हॉस्पिटल निजी हॉस्पिटल है, यहाँ गोमती नगर में स्थित है, और तमाम जो शिकायतें मिली थी निजी अस्पतालों को लेकर के, उसको लेकर के उन पर जांच की गई। और सबसे अहम बात है कि जो मरीज यहाँ निजी अस्पतालों में जो एडमिट हो रहे थे उनकी मौत हो रही है, उस मौत की जो जांच की जा रही है। और उन पर जो एक पत्र लिखा गया है कि आखिरकार जो निजी अस्पतालों में जो मरीज जो भर्ती हुए हैं उनकी मौत का कारण क्या है और क्या उनको बेहतर इलाज मिल सका है। तो क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ लगातार जो है दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं कि बेहतर इलाज किया जाए और जो क्षमता है मरीजों की जो जांच के जो सैंपल है उसको बढ़ाया जाए। और प्रतिदिन जो क्षमता है 25,000 की, उसको कहीं ना कहीं कल के दिन में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिशा निर्देश भी जारी किया है कि 30,000 जो सैंपल है वो प्रतिदिन किए जाए। तो सबसे जाहिर तौर पर जिस तरह से मरीजों की संख्या लगातार उत्तर प्रदेश में बढ़ती जा रही है उसको लेकर के एक बड़ा जो है चिंता का विषय बना हुआ है कि आखिरकार इस पर रोक कब तक लग पाएगी। जी लोकेश। संजीव, लखनऊ के 4 प्राइवेट अस्पतालों में 48 कोरोना मरीज भर्ती हुए और सबकी मौत हो गई। जिला अधिकारी अभिषेक प्रकाश के दखल के बाद इस पर क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? जी बिल्कुल, अगर राजधानी के जो बड़े अस्पताल हैं ये मेयो हॉस्पिटल है, चंदन हॉस्पिटल है, और जितने ये चारों हॉस्पिटल की अगर बात की जाए तो जिस तरह से जो मरीजों की मौत हुई है वो जांच का विषय बन चुका है। और डीएम और जो कमिश्नर है लखनऊ के वो मौके पे गए थे और आखिरकार ये मौत क्यों हुई, क्या इनको बेहतर इलाज नहीं मिल सका, इसको लेकर के कहीं कहीं इनको नोटिस भी जारी करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। क्योंकि जिस तरह से अगर निजी चिकित्सालयों में अगर बेहतर इलाज मिला है उसके एवज में जिस तरह से मरीजों के तीमारदार परिवार से जिस तरह से मोटी रकम वसूली जा रही है उसको लेकर के जो शिकायत मिल रही थी शासन प्रशासन को, उस पर जो है ये कार्रवाई की गई है। और जितने भी निजी चिकित्सालय हैं उन पर जो एक एक्शन किया है, क्योंकि मुख्यमंत्री का साफ दिशा निर्देश है कि मरीजों से जो है बिना वजह से जो है रकम जो है वो न वसूली जाए, उनका बेहतर इलाज किया जाए। उसको लेकर के मुख्यमंत्री स्वयं जो है संवेदनशील है और अधिकारियों को दिशा निर्देश देते रहते हैं कि जितने भी मरीज अस्पतालों में, चाहे सरकारी अस्पतालों चाहे निजी चिकित्सालयों में भर्ती हो, उनका जो है बेहतर इलाज किया जाए। जी लोकेश। संजीव, क्या मरीजों की जांच में लापरवाही सामने आई है? इस पर अस्पतालों से जवाब भी मांगा गया है और अस्पताल पर कार्रवाई की रूपरेखा जो है वो किस तरह से तय की जा रही है जिला अधिकारी द्वारा? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर जो निजी चिकित्सालय है उन पर जो लापरवाही है उन पर मुकदमा भी दायर किया जा रहा है। गोमती नगर में इनके खिलाफ जो है डीएम द्वारा जो है नोटिस दी गई है और उन पर कार्रवाई करने की जो आपदा है उस पर उन धाराओं में जो है मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से लापरवाही की बात निकल के सामने आ रही है कि आखिरकार निजी चिकित्सालयों में, क्योंकि जो मरीज है वो बेहतर इलाज के लिए कहीं ना कहीं निजी चिकित्सालयों की तरफ जो है मूव करते हैं और वो चाहते भी हैं कि उनकी जो है बेहतर इलाज मिल सके। लेकिन इस तरह से अगर बात की जाए कि 48 मरीजों की जो मौत हुई है प्राइवेट हॉस्पिटलों में, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है कि आखिरकार उनको बेहतर इलाज क्यों नहीं मिल पाया है। और उसी को लेकर के इसी कड़ी में जो है डीएम और कमिश्नर द्वारा जो है कार्रवाई की गई है और जो एफआईआर है वो दर्ज करने की जो है वो संस्तुति की गई है। जी लोकेश। बिल्कुल, एक बड़ा सवाल यहां पर खड़ा होता है और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सरकार को इस और अब ध्यान भी देना होगा। धन्यवाद संजीव तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं
छत्तीसगढ़ में नियमितीकरण की मांग को लेकर हड़ताल कर रहे संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों पर गाज गिरनी शुरू हो चुकी है। छत्तीसगढ़ सरकार ने संघ समेत 50 से ज्यादा कर्मचारियों को बर्खास्त और एफआईआर के आदेश दे दिए हैं। इसके विरोध और अपने साथियों के समर्थन में कर्मचारियों ने रायपुर सीएमएचओ को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। रायपुर सीएमएचओ ने कर्मचारियों के बर्खास्तगी का आदेश जारी कर दिया है। तो वहीं बस्तर में 4 कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश वहां के सीएमएचओ ने दे दिए हैं। प्रदेश में 13,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी नियमितीकरण की मांग को लेकर 19 सितंबर से हड़ताल पर हैं। दरअसल एक दिन पहले छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संचालक ने संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को काम पर लौटने का आदेश दिया था, तो साथ ही कर्मचारी संघ के अनुरोध को ठुकराकर कार्रवाई की चेतावनी भी दी थी। कर्मचारियों ने कोरोना संक्रमण के चलते जनहित में बिना वेतन सर्विस देने की बात कही थी और संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार का यह आदेश तानाशाही भरा और तुगलकी फरमान है। तो स्वास्थ्य कर्मचारियों पर यहां पर गाज गिरती हुई नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में नियमितीकरण की मांग को लेकर हड़ताल कर रहे संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों पर गाज गिर रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने संघ समेत 50 से ज्यादा कर्मचारियों को बर्खास्त करने के आदेश जो हैं वो दे दिए। छत्तीसगढ़ सरकार हमें नियमित करे। आज हमारे यहाँ 20 से 22 साल से कर्मचारी 10,000 की सैलरी में काम कर रहे हैं और जब हम इन्हीं की सरकार ने हमें दावा किया था कि हमारी सरकार आने पर हम आपको 10 दिन में नियमितीकरण करेंगे। हमने 10 दिन ही हमने 2 साल इंतजार किया और ये हमारा आक्रोश इसलिए बढ़ता कि जब हम संविदा कर्मचारी इस कोविड-19 महामारी बीमारी में ड्यूटी कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, उसके बावजूद सरकार ने सीधी भर्ती क्यों निकाली? जिन लोगों ने अभी रायपुर से हम लोगों ने इस्तीफा सौंपा है ना, ये हम लोग को काम से क्या निकालेंगे। उनकी बेइज्जती से पहले हमने अपना आत्मसम्मान को मानते हुए हमने सामूहिक रूप से इस्तीफा दिया है। अब जो होगा सबके साथ होगा और सब इस चीज़ के लिए मनोबल के साथ सब तैयार है। किसी के मन में किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है। और मेरे जो साथी भाई ये समझते हैं कि आज ड्यूटी करके हम लोग अपना आज की तनख्वाह पका रहे हैं, इस महीने की तनख्वाह पका रहे हैं। ये सरकार जब हम लोग को साथ नहीं है तो तुम्हारे साथ कभी भी नहीं। ये अवसरवादी है, आपका फायदा उठाएगी और आपको वापस वही स्थिति में जैसे ला करके खड़ी कर देगी। तो मेरे जो साथी आज नहीं आए उनको मेरा यही कहना है, भाई आज हम सब मुसीबत में साथ हैं, तो आप लोग अपने आप को सुरक्षित कर रहे हैं कुछ फायदे के लिए। तो हमारे और इस खबर पर चर्चा करने के लिए रायपुर से इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता पवन सिंह लाइव जुड़ चुके हैं। पवन, कोरोना काल के समय में छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य केंद्रों पर काम कर रहे संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से सरकार के सामने बड़ी मुश्किलें खड़ी हो गई है। क्या इसीलिए स्वास्थ्य कर्मचारियों पर गाज गिरनी जो है वो शुरू हो चुकी है? जी बिल्कुल लोकेश जी, हम आपको बता दें जो छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस इन में शामिल होके इनको आश्वासन दिया था कि जब भी कांग्रेस की सरकार बनेगी छत्तीसगढ़ में तो 10 दिनों के अंदर सभी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को नियमितीकरण कर दिया जाएगा। लेकिन विगत 2 साल होने आ गया है, नियमितीकरण नहीं होने के कारण ये आक्रोश थे और लगातार अपनी मांगे उठाते रहे हैं, जिसके चलते इन्होंने मंत्रियों से और विभागीय अधिकारियों से अपनी मांगे सामने रखी है। नहीं होने के कारण भी ये हड़ताल पे थे, जिसके चलते संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को बर्खास्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है और लगभग पूरे प्रदेश भर में 50 से ज्यादा संविदा कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है, जिसके विरोध में इनके साथियों ने भी पूरे प्रदेश भर पे इस्तीफा देना शुरू कर दिया है। पवन, जिस तरह से स्वास्थ्य कर्मचारियों पर गाज गिरी है, 50 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है। स्वास्थ्य कर्मचारियों की जो हड़ताल है वो अब भी जारी है। कर्मचारियों के हड़ताल पर जाते ही क्या कुछ कार्य जो है वो प्रभावित हो रहे हैं? सरकारी अस्पतालों की सेवाओं की बात करें तो उसमें क्या कुछ बदलाव नजर आ रहा है? किस तरह से प्रभावित हो रही है सेवाएं? जी बिल्कुल, एनएचएस कर्मचारी हड़ताल पे तो है, लेकिन ये हड़ताल के साथ साथ साफ तौर पे ये भी कह दिए थे कि हमारा जो फर्ज है हम वॉलेंटियर के तौर पे अपना काम करेंगे और जो कोरोना वॉरियर के तौर पे हम अपनी काम करते रहेंगे प्रदेश में। पवन, जिस तरह से ये तमाम बातें सामने आ रही है,
गाज गिर रही है सरकार द्वारा, क्या आपको नहीं लगता कि यहां पर जो इनकी मांगे हैं उनको भी सुनना चाहिए? क्योंकि इस तरह से अगर ये हड़ताल पर रहेंगे, कोरोना काल चल रहा है, तो उससे भी काफी ज्यादा प्रभाव पड़ सकता है। जी बिल्कुल, अगर साफ तौर पे कह दें कि मंत्रियों का भी और अधिकारियों का भी साफ तौर पे ये है कि आप इस्तीफा दे दीजिए, हम नई भर्ती, और बड़ौदा बाजार पे कल 18 से ज्यादा पदों पर एक नई भर्ती निकाल दी गई है। हालांकि जब प्रदेश में एस्मा लागू है, तो इस बीच में अगर नई भर्ती निकालना भी अपने आप में सोचने का विषय है। जहाँ ये हड़ताल पे है वहीं पर एक नई भर्ती निकाला जा रहा है, बकायदे कार्रवाई की जा रही है, लेकिन अभी तक ना कोई उच्च अधिकारी या विभागीय मंत्री ने इनसे चर्चा करने की बात की है। क्या किसी से संपर्क करने की इन कर्मचारियों ने कोशिश की है? स्वास्थ्य के अधिकारी हो, प्रशासन हो, मंत्री हो, जिस तरह से ये लगातार हड़ताल कर रहे हैं, अपना विरोध जता रहे हैं, क्या इन्होंने बातचीत करने की कोशिश भी की है? जी बिल्कुल, एनएच के संचालक से भी उन्होंने बात करने की कोशिश की थी, लेकिन संचालक ने भी इनकी बातों को फिर से खारिज कर दिया था। इन्होंने मंत्रियों तक अपनी बात पहुंचाई, लेकिन अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं ले पाए। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव का एक वीडियो जरूर जारी किया था कि आप काम पे लौट जाइए, कोरोना काल के बाद हम इस विषय में बैठ के चर्चा करेंगे। हालांकि कहा जाए तो इस बीच में मंत्री इनसे चर्चा भी कर सकते थे, इन्हें समझा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं। कल प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने साफ तौर पे कहा दिया गया कि अगर काम पे नहीं लगते हैं तो इन पर जो कार्रवाई हो रही है जायज कार्रवाई है। मतलब ये कहा जाए कि मंत्री और अधिकारी भी कार्रवाई को जायज मान रहे हैं। बिल्कुल, जो ये कार्रवाई हो रही स्वास्थ्य, बिल्कुल ये कहीं ना कहीं स्वास्थ्य केंद्रों पर काम करने वाले कर्मचारी हैं, और अब सरकार को, प्रशासन को ध्यान देने की सख्त जरूरत है, वो भी यहां पर होनी चाहिए। धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए और हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। आज के दौर की चर्चित अभिनेत्री दीपिका पादुकोण सहित 4 अभिनेत्रियों को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ड्रग्स के मामले में पूछताछ के लिए बुलाया है। दीपिका से 25 को मुंबई के एनसीबी कार्यालय में पूछताछ की जाएगी। बुधवार को एनसीबी के अधिकारियों ने दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, रकुल प्रीत सिंह और दीपिका की मैनेजर करिश्मा प्रकाश को पूछताछ के लिए समन दे दिया है। दीपिका को एनसीबी के एक अधिकारी ने गोवा जाकर यह समन दिया और इस कड़ी में सबसे पहले रकुल प्रीत सिंह ने 24 सितंबर को पूछताछ जो है उनसे की जानी है। 25 को दीपिका पादुकोण से और 26 सितंबर को सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से एनसीबी के बेलाट एस्टेट स्थित कार्यालय में पूछताछ होगी। कल तक दीपिका के मुंबई लौट आने की उम्मीद है और इस बीच दीपिका पादुकोण ड्रग्स के मामले में अपना नाम घसीटे जाने को जो ठीकरा है वो अपनी मैनेजर करिश्मा प्रकाश और रिया चक्रवर्ती की मैनेजर रही जया शाह पर फोड़ती दिखाई दी। तो आपको बता दें, दीपिका पादुकोण सहित 4 जो अभिनेत्रियां हैं उनको नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ड्रग्स के मामले में पूछताछ के लिए समन भेजा है और उनसे पूछताछ की जानी है। दीपिका से 25 को मुंबई के एनसीबी कार्यालय में पूछताछ की जाएगी। बुधवार को एनसीबी के अधिकारियों ने दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, रकुल प्रीत सिंह और दीपिका के मैनेजर करिश्मा प्रकाश को पूछताछ के लिए समन जो है वो दे दिया है। दीपिका इस वक्त गोवा में है और दीपिका को एनसीबी के अधिकारी ने गोवा जाकर ये समन दिया और इस कड़ी में सबसे पहले रकुल प्रीत सिंह से 24 सितंबर को पूछताछ होगी। 25 को दीपिका पादुकोण से और इसके बाद 26 सितंबर को सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से एनसीबी के कार्यालय में ये पूछताछ होनी है। कल तक दीपिका के मुंबई लौट आने की उम्मीद जताई जा रही है और इस बीच दीपिका पादुकोण ड्रग्स के मामले में अपना नाम घसीटे जाने का ठीकरा अपनी मैनेजर करिश्मा प्रकाश और रिया चक्रवर्ती के मैनेजर रही जया शाह पर फोड़ती दिखाई दे रही हैं। तो कहीं ना कहीं दीपिका पादुकोण जो है अब सवालों का सामना करेगी एनसीबी का, और दीपिका ही नहीं श्रद्धा कपूर और सारा अली खान तक से पूछताछ की जानी है और इस बाबत इनको समन जो है वो भी दे दिया गया है। अब देखना होगा। खबरें जिस तरह से मिल रही थी कि दीपिका शूटिंग के लिए गोवा गई हुई हैं, वो वापस लौटती हैं और उसके बाद उनसे पूछताछ की जानी है। अब कड़ी दर कड़ी देखना होगा क्या कुछ बातें जो है वो सामने निकल कर आती है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद
जो ड्रग्स कनेक्शन है उसके तार अब तमाम बॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ भी जुड़ते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि दीपिका, सारा, रकुल और श्रद्धा को समन भेजा गया है। अब देखना होगा कि वो इस पर क्या कुछ अपना जवाब देते हैं, क्योंकि ड्रग एजेंसी के जांच के दायरे में ये तमाम एक्ट्रेस जो हैं वो आ चुकी है। टैलेंट एजेंट जया शाह के मोबाइल फोन पर चैट मिली थी और इसे लेकर सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच से जुड़े ड्रग्स मामले में इन चारों से पूछताछ की जानी है। आपको बता दें, एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण और श्रद्धा कपूर को 2017 के व्हाट्सएप चैट के आधार पर इस पूछताछ के लिए बुलाया गया है। ये चैट जो है वो टैलेंट एजेंट जो हैं जया शाह उनके मोबाइल फोन पर मिला है और इसको लेकर सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग मामले की जांच में सवाल जो हैं वो उठ रहे हैं। और अब इस पूछताछ के बाद तमाम जो तस्वीरें हैं वो साफ हो पाएंगी। आपको यहां पर यह जानकारी दे दें कि जो जया शाह है, एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की एक्स टैलेंट मैनेजर रह चुकी हैं। सुशांत सिंह राजपूत की जो प्रेमिका है रिया चक्रवर्ती के फोन से उनके जो व्हाट्सएप चैट हैं वो सामने आए और उसके बाद कई सवाल जो हैं वो उठ रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा चर्चा करने के लिए इस वक्त मुंबई से हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी लाइव जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सामने आए ड्रग्स कनेक्शन में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कल बुधवार को बड़ा एक्शन लिया और एजेंसी ने बॉलीवुड की कई टॉप एक्ट्रेस को समन भेजा और पूछताछ के लिए बुलाया, जिसमें समन जो है वो जारी भी कर दिया गया है। क्या लगता है, दीपिका पादुकोण से लेकर श्रद्धा कपूर और सारा अली खान तक को अब एनसीबी के रखे सवालों का सामना करना होगा? जी लोकेश, देखिए कल जो है एनसीबी ने 7 लोगों को समन किया है, जिसमें दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान, रकुल प्रीत और जो है खम्बाटा को जो है जारी किया है, जिसमें रकुल प्रीत के अलावा जो है खम्बाटा को जो है आज एनसीबी के सामने पेश होना है। लगातार पूछताछ जारी है। जिस तरह से खम्बाटा का नाम जो है जया शाह के जो है चैट से सामने आया था, जया शाह ने कबूल भी किया है कि खम्बाटा को उन्होंने कई दौर से कई बार जो है ना उन्होंने ड्रग्स प्रोवाइड किया। हालांकि खम्बाटा ने ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि किस तरह से उन्होंने ड्रग्स लिया। हालांकि ये भी खम्बाटा ने ये भी साफ तौर पे कहा कि उन्होंने कभी ड्रग्स नहीं लिया है, लेकिन जिस तरह से उनका नाम सामने आया, ऐसे में आज जो एनसीबी के सामने खम्बाटा को पूरी जानकारी देनी होगी और उनका बयान भी दर्ज किया जाएगा। जी सत्यप्रकाश, खबरें मिल रही हैं कि दीपिका शकुन बत्रा के फिल्म की शूटिंग के लिए गोवा में गई हुई हैं। क्या एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण वापस मुंबई लौट आई है या कब तक आनी है? और समन जारी होने के बाद से क्या दीपिका पादुकोण अपने वकील के साथ कांटेक्ट में और लीगल एडवाइस ले रही हैं? देखिए लोकेश, दीपिका पादुकोण अपनी एक फिल्म को लेकर जो है गोवा में शूटिंग चल रही थी। उस दौरान उनको जो है समन किया गया। समन मिलते ही दीपिका पादुकोण के पूरे परिवार में हलचल मच गई है। हालांकि जिस तरह से जानकारी मिल रही है, दीपिका पादुकोण अपने लीगल एडवाइजर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सलाह ले रही है और ऐसा भी माना जाए कि आज करीब दोपहर 12:30 बजे जो है गोवा से चार्टर प्लेन के द्वारा मुंबई के लिए रवाना होगी। लेकिन इस पूरे मामले में सीआईएसएफ के जवान जो है पूरी तरह से दीपिका के ऊपर नजर बनाए हुए हैं कि किस तरह से दीपिका को सुरक्षा को लेकर मुंबई लाया जाएगा। उसके बाद दीपिका को कल जो है करिश्मा प्रकाश के सामने जो पेश किया जाएगी, जिसमें करिश्मा के साथ दीपिका का नाम आया था। जी सत्यप्रकाश, जिस तरह से बॉलीवुड में ड्रग्स की जो कहानी है वो सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से शुरू हुई और उसमें दीपिका पादुकोण अब तक का सबसे बड़ा नाम है। अगर दीपिका पादुकोण एनसीबी की जांच में फंस जाती है तो क्या माया नगरी मुंबई का बॉलीवुड का जो बिजनेस है वो ढह जाएगा? बॉलीवुड को कितने हजार करोड़ का नुकसान हो सकता है? और बॉलीवुड में इन दिनों जैसे ग्रहण सा लग गया है, आए दिन किसी न किसी का जो नाम है वो ड्रग्स केस में फंसता दिखाई दे रहा है। इसमें नाम आने के बाद फिल्मों और फैन फॉलोइंग पर क्या कुछ असर पड़ सकता है? जी लोकेश, देखिए दीपिका पादुकोण एक ऐसा नाम है, बॉलीवुड इंडस्ट्री का जाना माना चेहरा, करोड़ों फॉलोअर्स उनके हैं। लेकिन जिस तरह से दीपिका पादुकोण का ड्रग्स मामले में नाम आया, तब से उनको फॉलोअर्स में काफी निराशा है, चिंता है। लेकिन जिस तरह से दीपिका पादुकोण का चैट सामने आया है, वहीं आपको बता दें कि एनसीबी तभी किसी को सम्मन जारी करती है जब तक उसके खिलाफ
प्रमुख जो है सबूत इकट्ठा नहीं कर लेते। तो जाहिर तौर पर एनसीबी के पास जो है दीपिका पादुकोण सहित तमाम उन 7 अभिनेत्रियों के सबूत इकट्ठा है। यही वजह है कि सबको सम्मन किया गया है। हालांकि जिस तरह से पूछताछ होनी है, ऐसे में बताया जाए कि पहले दिन से ही इनका जो है बयान रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि बयानों में हेरफेर बदल हो सकता है। जिस तरह से जया शाह को लगभग 3 दिन से, पहले दिन 4 घंटे पूछताछ की गई, दूसरे दिन 6 घंटे की गई, कल फिर से 6 घंटे की गई, आज फिर से सम्मन किया गया। तो जाहिर तौर पर जया शाह वो कड़ी है जो कहीं कहीं बॉलीवुड इंडस्ट्री के कम से कम 50 ऐसे चेहरे हैं जिनको उन्होंने ड्रग्स प्रोवाइड किया। तो जाहिर तौर पर दीपिका भी उन्हीं में से एक है जिनके साथ जो है करिश्मा प्रकाश का जो है पूरा मामला सामने आया है। दीपिका पादुकोण खुद सामने खुलकर चैट के द्वारा माल की बात कर रही है, माल कहाँ पहुंचाया जाएगा वो भी बात कर रही है। 12:30 बजे उनको दूसरे जगह जाना है, उसके पहले उनको ड्रग्स की जरूरत थी। ये तमाम चीजें सामने आ रही है। वहीं दूसरी कोको पार्टी में किस तरह से दीपिका पादुकोण, खंबाका सहित तमाम अभिनेत्रियों को नाम आया, तो वो भी जाहिर तौर पर कोको पार्टी के द्वारा जो ड्रग्स की जो है पार्टी की गई थी उसमें भी तमाम जो है एनसीबी अब जानकारी निकालेगी। जी सत्यप्रकाश, जिस तरह से एनसीबी के द्वारा ये तमाम समन जो हैं वो तमाम एक्टर्स को भेजे गए हैं, इसे किस तरह से देखा जा सकता है? क्या बड़े बदलाव के तौर पर इसे देख सकते हैं या एनसीबी की यह ताबड़तोड़ कार्रवाई की है? देखिए, सुशांत मर्डर केस में जिस तरह से एनसीबी को जो है ये लिंक मिला है कि ड्रग्स इंडस्ट्री, बॉलीवुड इंडस्ट्री में पूरी तरह से ड्रग्स का मकड़जाल है। ऐसे में तमाम जो है अभिनेता भी इस पूरे मामले में सामने आए थे। ऐसे में जिस तरह से एक के बाद रिया चक्रवर्ती की पूछताछ में, सौभिक के पूछताछ में, केशवानी के पूछताछ में, जैनाब के पूछताछ में जो तमाम बड़े नाम आया है, उसको लेकर अब एनसीबी बड़े सख्ते में एनसीबी लगातार वो लिंक जोड़ने की कोशिश कर रही है। वहीं आपको बता दें लोकेश, आने वाले दिनों में 50 ऐसे नाम आने वाले जो फिल्म इंडस्ट्री से, प्रोड्यूसर इंडस्ट्री से, क्रिकेट इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे। जाहिर तौर पर बहुत बड़े खुलासे होंगे, बहुत पैमाने पर बहुत लंबी पूछताछ होने वाली है। तो इसे क्या माना जाए? क्या स्वच्छ भारत मिशन की जिस तरह से शुरुआत हो चुकी है, एनसीबी जिस तरह से कार्रवाई कर रही है बॉलीवुड के ऊपर और क्रिकेटर के ऊपर? देखिए लोकेश, अब तो बातें ऐसी भी निकल के आ रही थी जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जो है फिल्म इंडस्ट्री का निर्माण करने जा रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि यहाँ से सफाई होने के बाद कहीं न कहीं यूपी के जो फिल्म इंडस्ट्री बनाई जा रही है वहां का डिमांड बढ़ जाएगा। ऐसे में ये कार्रवाई लगातार चलती रहेगी और जिन लोगों का नाम आएगा, जिनको सेक्शन एनडीपीएस के 27C के तहत पूछताछ में बुलाया गया, अगर रिकवरी होती है या प्रमुख तौर पे जो है उनके खिलाफ सबूत मिलता है तो उनको जेल भी जाना होगा। जी लोकेश। सत्यप्रकाश, क्या लगता है जिस तरह से तमाम एक्टर्स के नाम सामने आ रहे हैं, हालांकि किसी एक्टर का नाम अभी तक सामने नहीं आया, क्या कहा जा सकता है? क्या बॉलीवुड में ड्रग्स की दीवानी जो है वो बहुत ज्यादा है, इसीलिए इस तरह के जो नाम है वो सामने आ रहे हैं? जाहिर तौर पर बॉलीवुड इंडस्ट्री में कोई भी पार्टी होती है तो ड्रग्स के बिना नहीं होती। जिस तरह से जया शाह ने खुद एक कहा था कि अगर बॉलीवुड में पार्टी होती है, अगर आप ड्रग्स के लिए ना करते हैं तो आपको बाइकाट कर दिया जाता है। तो जाहिर तौर पर ड्रग्स जो है बॉलीवुड इंडस्ट्री का, फिल्म अभिनेत्री का और अभिनेताओं का जो है कहीं न कहीं पूरी तरह से कनेक्शन रहा है। लगातार ये चीजें पार्टियों में होती रही है, लेकिन जिस तरह से एनसीबी अब एक के बाद एक परत खोल रही है, ऐसे में तमाम बड़े सितारों का भी नाम आने की आशंका है। हालांकि जिस तरह से रिया चक्रवर्ती ने 18 लोगों का खुद नाम दिया है, इनमें से अभी से 6 लोगों का नाम सामने आया, बाकी लोगों का भी नाम खुलना बाकी है। तो जाहिर तो तमाम बड़े लोग हैं जिनका नाम इस पूरे मामले में है। जी बिल्कुल, इन तमाम लोगों को एनसीबी ने समन भेज दिया है, उनके सामने पेश होना होगा और तमाम तरह के जो सवाल किए जाएंगे उन सभी का उन्हें जवाब भी देना होगा। धन्यवाद सत्यप्रकाश तमाम जानकारी देने के लिए। राजधानी लाइव में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज।